गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम ने लिया अवतार। तो हम अयोध्या जी से ही शुरू करते हैं। आभार आपका। माननीय मंत्री से सवाल है, अभी एक आंकड़े पर दृष्टिपात करें तो 22 जनवरी को श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 1 महीने जब व्यतीत हुए 22 फरवरी को, तो हमने एक आंकड़ा जुटाया कि वहाँ 62 लाख श्रद्धालु नतमस्तक हो चुके थे। तो ये बहुत बड़ी संख्या है और अब निरंतर ये संख्या बढ़ती जा रही है। मंत्री जी, ये प्रश्न सबके जहन में यही होगा कि इस चुनौती से कैसे पार पा रहे हैं? देखिए, पहले तो सब लोगों को बधाई। उन सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग जो भारत के किसी कोने में रहते हों या विश्व के किसी देश में रहते हों, उन सबको ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था जब लंबे 500 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद, लंबे संघर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदानों के बाद भगवान राम जी अपने घर में विराजमान हुए। वो क्षण 22 जनवरी का, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में उनके कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। और आपको ये भी संभवतः भली भांत सारे लोग अवगत हैं कि जिस तरह का लगाव, आत्मीय भाव, दर्शनों की अभिलाषा पूरे देश और दुनिया में लोगों को है। पहले ही दिन जब आपने देखा कि वहाँ सारे रिकॉर्ड टूटने का काम हुआ, वहाँ अनियंत्रित भीड़ होती हुई नजर आई, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री को जाकर के वहाँ व्यवस्थाओं में निर्देशित करना पड़ा। प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह, अन्य शीर्ष अधिकारियों के बीच में नई तरीके से रणनीति बनाने का काम हुआ और उसी के अनुरूप लाखों लोग प्रतिदिन श्रद्धा भाव से, बिना किसी असुविधा के, प्रतिदिन वहाँ दर्शन करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे देश के सभी राज्यों से आने वाले लोग हों या कुछ हमारे विदेशी मेहमान हों, जो भी राम भक्त हैं, राम के दरबार में आकर के पूरी विनम्रता के साथ, श्रद्धापूर्वक, बिना किसी दुविधा के, बिना असुविधा के वहाँ दर्शनार्थ सारी व्यवस्था चाक चौबंद करने का काम किया गया है। और आपको ये भी संज्ञान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अगाध श्रद्धा भाव को देखते हुए लगा कि लोगों की जबरदस्त संख्या और बढ़ सकती है, तो स्वयं अनुरोध करना पड़ा कि फरवरी के महीने में कम से कम लोग अपनी यात्रा का, दर्शनार्थ यात्रा को विराम लगाएं। फरवरी, मार्च, अप्रैल में आगे के महीनों में अपना कार्यक्रम बनाने में उनको ज़्यादा सुविधा होगी। ये अनुरोध करने के बावजूद भी प्रतिदिन 2 लाख श्रद्धालुओं से अधिक प्रतिदिन आवक अयोध्या की पावन भूमि पर भगवान राम जी के दर्शनार्थ आई है। लेकिन उन सबको स्टेशन से, जहाँ भी हमारी आस्था की ट्रेनें आई, विभिन्न राज्यों से विशेष बसों के द्वारा लोग आए, उन सब के लिए हम लोगों ने 22,000 से 25,000 तक की संख्या में उनके ठहरने के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनकी बेडिंग की व्यवस्था की। हमारा टेंट सिटी बना, वहाँ खाने पीने, भोजन से लेकर के स्टेशन से वहाँ तक बसों के द्वारा लाने की व्यवस्था, बसेस से श्रद्धा के साथ उनको मंदिर ले जाने की व्यवस्था, मंदिर दर्शनों की व्यवस्था, दर्शनों के बाद पुनः ला करके सुविधापूर्वक उनके नाश्ता, भोजन, पानी की व्यवस्था के साथ पुनः रेलवे स्टेशन छोड़ने तक की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि जो भी लोग यहाँ से गए होंगे उनको अच्छा महसूस हुआ होगा, यात्रा बहुत सुखद रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, अब मैं चलूँगा आदरणीय सुनील सत्यवक्ता जी के पास। एक हमारे संपादकीय विमर्श में एक बहुत अच्छा शब्द आया था, धर्मार्थिकी। बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जब देश और दुनिया के लाखों लाख श्रद्धालु अयोध्या जी पहुंच रहे हैं, तो ये कहना ना होगा कि वहाँ की आर्थिकी पर, वहाँ के आसपास के जनपदों की आर्थिकी पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होगा। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ठीक है, ग्लोबली और नेशनली तो ट्रैवल एजेंसियाँ, ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रैवल कारोबार बहुत अच्छा कर रहा है, स्थानीय आर्थिकी पर क्या उसका प्रभाव देख पा रहे हैं अयोध्या और उसके आसपास की? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, प्रोफेसर साहब, अभिनंदन। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पता नहीं कौन से किस
किस जन्म के हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे जो हमने वो देखा है जो कि हमारी पीढ़ियों ने नहीं देखा, और जिसके लिए हम साक्षी हो गए हैं आने वाली अपनी कई पीढ़ियों के लिए कि हमने राम का मंदिर बनते हुए देखा है। इसके लिए तो वाकई मोदी सरकार को और योगी सरकार को एक ताली तो बनती है। जय श्री राम। देखिए, मेन जो हम अभी बात हो रही थी कि 62 करोड़ लोगों ने 22 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में अयोध्या विजिट किया है। आप सोच के देखिए, क्या आयोजन, क्या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या अरेंजमेंट। जिस शहर की, जिस डिस्ट्रिक्ट की अपनी पॉपुलेशन 30 करोड़ की हो, वहाँ 62 करोड़ लोग विजिट कर जाएं, मतलब 100 करोड़ से ऊपर किसी एक टाइम में लोग रहे हों वहाँ पे, या 60-70 करोड़ लोग रहे हों, उनका अरेंजमेंट और किसी तरीके की भी कोई अप्रिय घटना ना हो, ये अपने आप में एक नमस्कार करने वाली स्थिति है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को। जहाँ तक ट्रैवल ट्रेड का सवाल है, देखिए, हम किसी भी बिल्डिंग को बनते हुए देखते हैं तो वो बिल्डिंग कवर कर दी जाती है। उस बिल्डिंग को सामने आना तभी होता है जब उसका कवर हटाया जाता है। इत्तेफाक की बात है कि ट्रैवल ट्रेड ने राम का मंदिर बनते हुए देखा है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जब हम छोटे छोटे ग्रुप्स को, छोटे छोटे कपल्स को या छोटे परिवारों को हम विज़िट कराते थे अयोध्या, उसके बाद जो एकदम से जो बूम हुआ है, आप ये देखिए कि 22 जनवरी के बाद मेक माई ट्रिप का आंकड़ा है 1800 टाइम्स हिट मिली है मेक माई ट्रिप को, ओनली टू सर्च फॉर अयोध्या ग्लोबली। क्या बात। ये कल्पना के परे है ये बिल्कुल, कि किसी भी ग्लोबल इवेंट के लिए 1800 करोड़ हिट मिले। 97% ओवर इंक्वायरीज हैं फॉर अयोध्या। अभी एक मेरे मित्र मिले, वो पूछ रहे थे कि अयोध्या से यूएसए की फ़्लाइट कब शुरू होगी। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं तो ऑब्वियसली ये तो टूरिज़्म के लिए एक मिरेकल है। हम अगले 2 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द टूरिज्म इंडस्ट्री कि ये अयोध्या सर्किट जो है वो हमारा कम से कम 3 गुना इसमें फुटफॉल बढ़ेगा। अभी तक टूरिज्म के नज़र से हिंदुस्तान आने वाले जो लोग होते थे, भारत आने वाले, उनके लिए गोल्डन ट्रायंगल कहलाता था, दिल्ली, आगरा, जयपुर, दिल्ली। बहुत से लोगों को आज से 10-12 साल पहले तक विदेशों में लोगों को आगरा नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में है। लोग आगरा को राजस्थान में मानते थे, क्योंकि उसका एक जो प्रोजेक्शन था वो एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे था। आज अयोध्या की वजह से, वाराणसी की वजह से, ये जो दोनों सेक्टर बढ़े हैं एकदम से, उससे टूरिज्म का जो फुटफॉल बढ़ा है। बिकॉज सिर्फ एक इवेंट आपका होता था जो कुंभ होता था प्रयागराज में, जिसमें कि एक ऐसी संख्या में लोगों टूरिस्ट आते थे जिनका कि नंबर बहुत करोड़ों में होता था, लेकिन वो भी एक समय के लिए। पर ये जो दोनों जगह बनी हैं, ये ऐसी बनी हैं जो कि परमानेंट है, सालों साल का टूरिज्म है जिनके। और इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और छोटी सी जोड़ना चाहूँगा। क्या होता था कि जब यूनिवर्सिटीज़ में MBA टूरिज्म की पढ़ाई होती थी तो उसमें MBA के लिए बच्चे अप्लाई करते थे, और जिन बच्चों का MBA में एडमिशन नहीं होता था वो मन मार करके MBA टूरिज्म ज्वाइन कर लेते थे। पिछले 2 सालों में और राम मंदिर बनने के दौर में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के दौर में MBA टूरिज्म की इतनी डिमांड हुई है। राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद में जो बच्चे पास आउट करके निकले हैं, उनके गाइडिंग के कोर्सेज हुए थे,
इस समय सारे बच्चे जो हैं वो गाइडिंग में लगे हुए हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस की गाइडिंग में लगे हुए हैं। और ये जानिए कि अभी आज सवेरे ही मेरी डीन से बात हो रही थी, बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, उनका कहना है कि एक महीने में किसी एक बच्चे ने 50,000 रुपये तक की कमाई की है। इससे ज़्यादा आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्या बात सोच सकते हो? Thank you. बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं आपकी एक बात से आदरणीय प्रोफेसर ओझा सर से ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि गोल्डन ट्रायंगल होता था आगरा, दिल्ली और जयपुर, और मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ कि अब ये डायमंड ट्रायंगल बनेगा, काशी, अयोध्या और प्रयागराज। तो आने वाली 5 वर्षों में आप इस त्रिकोण को कैसे देख रहे हैं प्रोफेसर साहब? सबसे पहले सभी को प्रणाम। और मैं चूँकि काशी से हूँ, काशी विश्वनाथ धाम का एक सदस्य भी हूँ, एक बात इसमें ज़रूर कहनी है। संस्कृत का एक बहुत अच्छा स्लोगन है, राजा कालस्य कारणम। तो जो राजा होता है वो काल समय का कारण होता है। देखिए, काशी हो, अयोध्या हो, वृंदावन हो, प्रयाग हो, या जितने भी भारत के हमारे तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, उनकी जो धार्मिकता है उसका वर्णन आज से नहीं है। उसकी महत्ता हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने अनादिकाल से करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन जो उसको स्वरूप मिलना चाहिए था, जो उसकी स्थिति बननी चाहिए थी, वो शायद शासन सत्ता कहने से डरती थी। लेकिन जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने कहा और माननीय मंत्री जी ने कहा, निश्चित रूप से इन 10 सालों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों के सतत प्रयास और प्रेरणा से जो काशी में विश्वनाथ धाम बना, अयोध्या में रामलाला अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हुए, विंध्याचल में भी लगभग पूर्ण हो चला है, और यही स्थिति वृंदावन में भी होने वाली है। तो पूरे भारत में जागृति के साथ साथ पूरे विश्व में एक नया संदेश गया, और भारत के जितने भी सांस्कृतिक केंद्र रहे, जितने भी धार्मिक केंद्र रहे, जितने भी आध्यात्मिक केंद्र रहे, उनको जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, जो उनका भव्य दिव्य नव्य स्वरूप होना चाहिए था, वो निश्चित रूप से सरकार ने उसमें सहयोग किया और जनमानस ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया। और इससे आप देखेंगे हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जितने धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश में हैं, शायद अन्य प्रदेशों में नहीं हैं। और इस बात को यहाँ के शासन ने समझा, जब तक धार्मिक स्थलों का विकास नहीं होगा तब तक प्रदेश का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि ये देश धर्म प्राण है, संस्कृति प्रधान है, शास्त्रों का देश है, वेदों का देश है। और अभी थोड़े दिन पहले लगभग 23 को आपने देखा होगा, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने सांसद संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया, और उसमें काशी के जितने भी संस्कृत विद्यालय रहे सबको निःशुल्क पुस्तक दिया गया, वस्त्र दिया गया, वाद्य यंत्र दिए गए। तो धर्म और संस्कृति के विकास के जितने आयाम हैं उन सब पर जोर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने संस्कृत के विषय में जो कुछ कहा, अपने भाषण में कहते समय भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा इस स्लोगन का उल्लेख भी किया, और संस्कृत को भारत में क्यों जरूरी है, शास्त्रों की क्यों आवश्यकता है, भारत की पहचान क्यों है। और मैं मानता हूँ कि अभी जो 10 सालों में हुआ, ये स्वरूप बन के तैयार हुआ, सबने देखा, और भगवान प्रभु की कृपा रही तो इन 5 सालों में प्रयाग हो, मथुरा वृंदावन हो और काशी हो। इससे एक चीज़ और भी बड़ा है, देखिए कॉरिडोर बना, ये सब बनने के बाद एक डाटा थोड़ा सा आप देखेंगे। मैं कल मुख्य कार्यपालक जी के पास बैठा था, तो ये कॉरिडोर बनने के बाद बनारस बिल्कुल बदल गया। काशी में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, दर्शनार्थियों में लगभग 500 गुने का इजाफा हुआ है,
साथ में चढ़ावा जो आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, अयोध्या में भी बढ़ा है। साथ में आप देखेंगे जब दर्शनार्थी आता है तो उसको आवास भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, यातायात के साधन भी चाहिए, और उसी के साथ साथ जितने हमारे विद्या के केंद्र हैं काशी में, जो कि शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, लगभग 300 संस्कृत महाविद्यालय हैं काशी के अंदर और गुरुकुल हैं। उन गुरुकुलों को भी देखता है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, महामना का आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, और इतने मंदिर हैं कि शायद आप भी उसको नहीं जानते होंगे। लगभग 550 शिवलिंग वहाँ पौराणिक हैं, जिसमें से लगभग 357 के आसपास बचे हैं। अभी उनकी अस्तित्व है, लोग दर्शन करते हैं। अष्टभैरव हैं, 56 विनायक है। इन सब चीज़ों के साथ परिचय करते करते धर्म का परिचय करता है, संस्कृति का परिचय करता है, और अद्भुत ज्ञान का उसको समावेश होता है। क्योंकि आज की बात नहीं है, पर्यटन की बात कोई ये नई नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, एक बहुत अच्छा पद्य है, देशाटनम पंडित मित्रताच वारांगना राजसभा प्रवेश, और साथ में कहा अनेक शास्त्रार्थ विलोकनंच चातुर्य मूलानि पंच भवंती। तो बुद्धिमत्ता के जो मूल है सबसे बड़ा पर्यटन है, और उसमें भी धार्मिक पर्यटन है। और निश्चित रूप से भारत की पहचान यहाँ की ज्ञान परंपरा है, शास्त्र परंपरा है, वेद है, और इन सब का स्रोत हमारे धार्मिक पर्यटन है, धार्मिक स्थल हैं। और उसमें काशी का तो कोई जोड़ ही नहीं है। काशी तो ज्ञान की नगरी है, मोक्ष की नगरी है, और ऐसे कहा जाए भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक राजधानी कोई है तो काशी है।